हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी की यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल से एमपीपीएससी द्वारा आयोजित समाजशास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू का गाइडेंस अवेलेबल करा रहे हैं। इंटरव्यू प्रारंभ हो चुके हैं और आपने अलग अलग वीडियोज़ में ये भी देख लिया होगा कि इंटरव्यू में प्रश्न कैसे पूछने में आ रहे हैं। तो जैसा कि क्लियर है बिल्कुल, यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप पीएचडी कर चुके हैं तो आपको पीएचडी का पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपसे पीएचडी को लेकर के प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा भी पूछने में आएगा, आपने जो पूरा व्यक्तिगत विवरण पत्र भर के दिया है, प्रश्न वहीं से हो रहे हैं। तो यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का पार्ट आपसे पूछने में आएगा। जो स्टूडेंट पीएचडी नहीं कर रहे हैं उनसे सामान्य रूप से आपसे समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के अलावा जो आपके बायोडेटा में आपने भर रखा है वो सब पूछने में आ रहा है। यानी समाजशास्त्र के अलावा आपसे मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछने में आ रहा है, आपसे करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछने में आ रहा है और थोड़ा बहुत जीके के बारे में पूछने में आ रहा है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको अपना व्यक्तिगत विवरण पत्र अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा किसी किसी स्टूडेंट से बोर्ड टीचिंग भी कराई जा रही है। तो बोर्ड टीचिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि वैसे भी जो इंटरव्यू है वो 10 से 15 मिनट में समाप्त औसत हो रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से 3 मिनट आपको बोर्ड टीचिंग के लिए मिल जाएंगे। तो बोर्ड टीचिंग के लिए आप अपना टॉपिक पहले से ही तैयार कर लें। जिन लोगों से भी बोर्ड टीचिंग कराई गई है वो ज़्यादातर लोगों से बोला गया है कि आप अपने हिसाब से अपना कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और पढ़ाएं। तो आप 2 से 3 टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आपको पहले से ही तैयार कर लेना है। और आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस, यदि आपने कभी बोर्ड पर खड़े होकर के नहीं पढ़ाया है तो किसी भी कक्षा में जाकर के या कहीं भी वाइट बोर्ड है तो वहाँ पर आप जाकर के क्या कर सकते हैं, पढ़ा करके एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर जो पढ़ाना होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो हम यहाँ पे कुछ एक टॉपिक्स उठा देते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से वहाँ पे पढ़ा देना है बोर्ड पर। देखिए, सभी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है। मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, आप अपने तरीके से वहाँ कुछ और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सभी का अलग अलग रहेगा। आपको जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक की एक परिभाषा, आपको किसी भी समाजशास्त्री की एक परिभाषा, जो छोटी परिभाषा है वो छोटी परिभाषा आप याद जरूर कर लीजिए और वहाँ आपको वो परिभाषा बता देनी है। बोर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिखने का समय आपको नहीं मिलने वाला है, तो बोर्ड पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लिख करके बताते जाना है। इसलिए आपको जो बोर्ड पर पढ़ाना है उसके लिए फ्लो चार्ट सबसे सही माध्यम होता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि यदि मैं आपको बताऊं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष, यदि मैं आपको मार्क्स का वर्ग संघर्ष मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, यदि आप पढ़ाने के लिए जाते हैं मार्क्स का वर्ग संघर्ष, तो आपने हेडिंग लिखी वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष की चर्चा की है और वर्ग संघर्ष में मार्क्स ने यह बताया है कि इतिहास में हमेशा से ही केवल 2 प्रकार के वर्ग रहे हैं। एक वर्ग जैसे मार्क्स क्या बोलते हैं, हैव्स, और दूसरा वर्ग जैसे मार्क्स ने कहा है हैव नॉट्स, यानी ये वो वर्ग है जिसके पास सब कुछ है, यानी ये स्वामी वर्ग है। और
उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है, और ये वंचित वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर इसका अधिकार नहीं है, ये केवल मजदूरी करता है। मार्क्स ने आधुनिक समाज की जो व्याख्या की है औद्योगिक समाज की, उसमें ये जो स्वामी वर्ग है इसको बुर्जुआ से संबोधित किया है और वंचित वर्ग को सर्वहारा से संबोधित किया है। मार्क्स का ये कहना है कि बुर्जुआ वर्ग का शोषण धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग की ओर बढ़ता जाएगा, और बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में जो एक मुख्य संघर्ष का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो है पूंजी। मार्क्स का कहना है कि पूंजी को लेकर के इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। संघर्ष कब होगा? जब बुर्जुआ वर्ग क्या करेगा? अतिरिक्त मूल्य का स्वामी बनता जाएगा। बुर्जुआ वर्ग अतिरिक्त मूल्य का स्वामी बनता जाएगा, और जो सर्वहारा वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग धीरे धीरे क्या होगा? उसे अपने कार्य से अलगाव होने लगेगा। जब यह अलगाव बढ़ जाएगा तो मार्क्स बोलते हैं कि दुनिया भर के जितने मजदूर हैं, जितने भी सर्वहारा हैं, वो एकत्रित हो जाएंगे और क्या करेंगे? ये बुर्जुआ के विरुद्ध क्रांति कर देंगे, और ये क्रांति खूनी क्रांति होगी, और इस क्रांति के उपरांत क्या आएगा? समाजवाद की अवस्था आ जाएगी। इस समाजवाद की अवस्था का जो अगला चरण होगा, उसमें सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग दोनों का उत्पादन के जो साधन हैं उन पर बराबर अधिकार हो जाएगा। कुल मिलाकर के उत्पादन के साधन पर किसी का अधिकार, एकाधिकार नहीं रहने वाला है। ये वर्ग संघर्ष, तो आप यदि वर्ग संघर्ष वहां पर समझाते हैं तो इस तरीके से फ्लो चार्ट से समझा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, मेरे समझाने में मैंने जिन चीज़ों को उठाया है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी टॉपिक समझाएं तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं को जरूर समझाना है, ठीक है। जैसे वर्ग संघर्ष यदि हम मार्क्स की बात करेंगे तो उसमें बुर्जुआ सर्वहारा की चर्चा आएगी, अतिरिक्त मूल्य की चर्चा आएगी, अलगाव की चर्चा आएगी, पूंजी पर एकाधिकार की चर्चा आएगी, क्रांति की चर्चा आएगी, समाजवाद की चर्चा आएगी। ये आपको जल्दी समाप्त करना है, मैंने ज़्यादा शॉर्ट में समाप्त कर दिया है, तो आपको समझाते हुए और इस तरीके से लिखते हुए समाप्त कर देना है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लिखने का समय एज सच नहीं है वहाँ पर। तो आप कोई थिंकर का टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है, आप वो तैयार कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक जिसमें आप बहुत फ्रिक्वेंटली अच्छे से बता सकते हैं, भाव के साथ बता सकते हैं, उसे आप तैयार कर लीजिए। कुछ टॉपिक सामान्य से टॉपिक होते हैं, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे कि सपोज संस्कृति। तो आप यदि संस्कृति पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा संस्कृति। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित इस संपूर्ण विश्व में दो ही प्रकार की वस्तुएं देखने में आती हैं, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक घटनाएं हैं, दूसरा जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, यानी वो प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य द्वारा निर्मित दो ही प्रकार की घटनाएं हैं या दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं और कुछ वस्तुएं अभौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। ये वो सब है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। मनुष्य ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया है। भौतिक वस्तुओं में सभी प्रकार के आविष्कार सम्मिलित हैं, प्लस सभी प्रकार के निर्माण सम्मिलित हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मनुष्य ने बनाई है, पहिए का आविष्कार मनुष्य ने किया है, इसमें खोज भी सम्मिलित है।
ठीक है। आज टीवी से लेकर के मोबाइल फोन तक आ गए, सभी प्रकार के आविष्कार ये भौतिक संस्कृति कहलाती है। इसलिए ये जितनी भी वस्तुएं हैं जो कैसी हैं, ये मूर्त हैं, यानी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे भौतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ अमूर्त विचार हैं, ज्ञान है, परंपरा, प्रथा, सामाजिक मूल्य, ये मनुष्य द्वारा निर्मित अभौतिक वस्तु की श्रेणी में है, इसलिए इसे अभौतिक संस्कृति के नाम से कहते हैं। ये पूरी तरह से अमूर्त है, हम इसे देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अमूर्त संस्कृति में सम्मिलित है। दोनों ही संस्कृति कहलाती हैं, लेकिन समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने केवल अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति माना है, और भौतिक संस्कृति को मैकाइवर ने किस नाम से जाना है? सभ्यता के नाम से बोला। तो मैकाइवर अभौतिक संस्कृति को संस्कृति बोलते हैं, और जबकि भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से बोलते हैं। जो समाजशास्त्री हर्स कोबेट्स का ये कहना है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो भौतिक और अभौतिक रूप में हमारे सामने है। तो ये इतना पढ़ा सकते हैं आप। अब इसके अलावा आप यदि थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि सर भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य क्या हो जाता है? ऑकबर्न का ये कहना है, समाजशास्त्री ऑकबर्न का, कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन ज़्यादा जल्दी आता है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं आ पाता। तो दोनों के बीच में एक विलंब आ जाता है, गैप आ जाता है, जिसे ऑकबर्न ने क्या कहा है? सांस्कृतिक विलंबना कहा है। आप जरूरी नहीं कि ऑकबर्न को सम्मिलित करें, लेकिन यदि आप संस्कृति पढ़ा रहे हैं तो संस्कृति को इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट से समझाते हुए जाना है। आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। जैसे परिभाषा आपको पहले बतानी है, मैंने यहाँ पे बाद में बताई, लेकिन परिभाषा आपको शुरू में ही बता देनी है एक छोटी सी। उसके बाद आपको भौतिक अभौतिक संस्कृति बता देनी है, ठीक है। भौतिक अभौतिक संस्कृति के बाद आपको ये बता देना है भौतिक संस्कृति क्या होती है, भौतिक क्या होती है। आप चाहे तो एक विशेषता भौतिक की, एक अविशेषता भौतिक की बता सकते हैं, ठीक है। और मैकाइवर के बारे में बता देना है कि ये भौतिक संस्कृति को सभ्यता बोलते हैं और अभौतिक संस्कृति को संस्कृति के नाम से बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं। जैसे एक टॉपिक और हम ले लेते हैं, सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी एक छोटी सी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो आपको परिभाषा और साथ ही साथ क्या है उसका अर्थ बताना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण वास्तविकता में समाज का विभाजन है, और ये जो विभाजन है ये क्षैतिज विभाजन है समाज का। समाज के क्षैतिज विभाजन से तात्पर्य है कि समाज को जो हम इस तरीके से अलग अलग परतों में, अलग अलग स्तर में बांटते हैं, समाज को हम अलग अलग स्तर में बांटते हैं, तो ऐसे विभाजन को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और जब इस प्रकार का विभाजन किया जाता है तो स्वतः ही कुछ स्तर पे उच्चता आ जाती है और कुछ स्तर में क्या आ जाती है? निम्नता आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजन है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग मध्यम स्तर पर भी सम्मिलित हो जाते हैं। यानी समाज
सामाजिक स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता का भाव सम्मिलित हो जाता है। समाज में सामाजिक जो स्तरीकरण है, इसके स्वरूप बहुत अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम चर्चा करें तो इसका एक जो स्वरूप है वो है वर्ग, और दूसरा एक जो स्वरूप है वो क्या है, जाति। जॉनसन बॉटोमर इन लोगों ने और भी इसके अलावा इसके स्वरूप बताए हैं। वर्ग और जाति वर्तमान समय में सामाजिक स्तरीकरण के एक बहुत बड़े स्वरूप की श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह वर्ग का आधार पूरी तरह से कैसा है, आर्थिक होता है, यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर ही वर्ग हमारा निर्धारित हो जाता है। आर्थिक आधार पर 3 प्रकार के वर्ग हम देखने को मिलते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के वो लोग हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन है। मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति है और निम्न वर्ग श्रमिक है। जाति विशेष रूप से भारत में पाई जाती है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग उच्च जातियों के, कुछ मध्यम जातियों के और कुछ लोग निम्न जातियों के देखने को मिलते हैं। जाति बंद व्यवस्था है, आप भारत में जाति बदल नहीं सकते, जबकि वर्ग स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो खुली है, बदल सकते हैं। तो ये सामाजिक स्तरीकरण, ये आप थोड़ा सा इस तरीके से बता सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक, तो टॉपिक आपको इस तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से भले ही आपके सामने प्रोफेसर्स लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के, लेकिन आपको इस तरीके से समझाना है कि आप जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन स्टूडेंट्स को आप उस तरीके से समझा रहे हैं। तो आपको ये पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो किसी को भी जो समाजशास्त्र नहीं भी पढ़ता है, नहीं भी जानता है, उसे टॉपिक वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण इस तरीके से समझा सकते हैं। आप दूसरा तरीका भी रख सकते हैं आप समझाने का, लेकिन मुख्य बातें आपको कर देनी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता उसमें नहीं है वहां पर, क्योंकि उतना समय नहीं है एक्चुअली आपके पास। या एक टॉपिक और ले लेते हैं हम, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, चलिए, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में संपूर्ण परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हालांकि यहाँ लेकर के दो अलग अलग समाजशास्त्री बटे हुए हैं, दो अलग अलग विचारों में। कुछ लोग ये बात करते हैं या ऐसा मानते हैं कि समाज स्वयं को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, परिवर्तन उतना नहीं होता स्थिर। जबकि अन्य समाजशास्त्री क्या बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन लगातार चलता रहता है। परिवर्तन दो प्रकार से होता है समाज में। एक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन की श्रेणी में सम्मिलित होता है और दूसरा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में ऊपरी परिवर्तन की श्रेणी में सम्मिलित होता है। ऊपरी परिवर्तन यानी जब समाज में केवल समाज के खान पान, भाषा, वस्त्र इत्यादि, रहन सहन, बोली, इसमें जब परिवर्तन आ जाता है तो इसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ये ऊपरी परिवर्तन होता है और ये लगातार बदलता रहता है। आज कुछ नई फैशन आ गई, कल कुछ और आ गया, हम बदल गए। खान पान आज हमारा कुछ और है, कल कुछ और है। इसका एक उदाहरण है और वो उदाहरण क्या है, पश्चिमीकरण।
एम एन श्रीनिवास की जो अवधारणा है पश्चिमीकरण, तो पश्चिमीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये ऊपरी परिवर्तन है, अस्थायी होता है। जबकि सामाजिक परिवर्तन जब आता है जब हम बात करते हैं सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन आता है तब क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन, यानी संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाती है। जब संपूर्ण सामाजिक संरचना बदल जाती है तो सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, संरचनात्मक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे बहुत पहले दास लोग थे, आज ये दास प्रथा नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन आ चुका है। दास से सामंत और सामंतवादी व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में सम्मिलित है। महिलाओं की स्थिति आज से 100 साल पहले बहुत खराब थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, सती प्रथा का चलन था। तो आज की जो महिलाओं की स्थिति है उसमें जो परिवर्तन आया है वो सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में सम्मिलित है। सामाजिक परिवर्तन को लेकर के अलग अलग सिद्धांत हैं जो रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और तरंग सिद्धांत की श्रेणी में बांटे जाते हैं। इतना आप बता सकते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, जो भी टॉपिक आपको सरल लगे, जिसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, वो आप तैयार कर लें और उसे इंटरव्यू में जब भी आपका टर्न है उसके पहले आप 2-3 बार पढ़ा करके देख लें, क्योंकि बोर्ड पे जो पढ़ाना होता है, बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। पेन आपको थोड़ा सा दूर से ही, जैसे कि मैं पकड़ा हूँ, थोड़ा दूर से पकड़ना है और दूर से ही उसको लिखना है। और बहुत कुछ लोग हाथ लगा करके चिपका करके लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लिखने में समय आपको लगेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ये आप कुछ टॉपिक आप तैयार कर लें, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि आपके समझाने का तरीका बेहतर है कि नहीं है, तो आपको वहाँ पे व्यवहारिकता में पढ़ाना होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपनी तैयारी करें, और कुछ और यदि आपको जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।